नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है ओके बुलेटिन, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बेहद अहम मोड़ है जिन्होंने सालों तक धैर्य रखा, हर महीने उम्मीद के साथ पेंशन की राशि देखी और हर बार मन में यही सवाल उठता रहा कि क्या कभी उनकी पेंशन इतनी होगी कि सम्मान के साथ जीवन जिया जा सके। और आज उसी लंबे इंतजार के बाद वह पल धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिस पर अब तक सिर्फ चर्चाएं होती थीं लेकिन निर्णय नहीं आते थे। बहुत लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक ही बात बार बार उठाई जाती रही है कि जिन लोगों ने अपनी जवानी, अपनी मेहनत और अपने साल देश की सेवा और संस्थानों को दिए, क्या उनके रिटायर होने के बाद उन्हें सिर्फ न्यूनतम गुजारे लायक पेंशन ही मिलेगी, या फिर कभी ऐसा दिन आएगा जब उनकी सेवा के हिसाब से पेंशन तय होगी। और इसी सवाल के जवाब में अब जो बड़ा अपडेट सामने आया है उसने पूरे पेंशन सिस्टम की दिशा ही बदल दी है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस पूरे फैसले को अलग अलग हिस्सों में बांटकर लागू करने की बात सामने आई है और हर हिस्सा अलग अलग पेंशन धारकों पर लागू होता है। यानी यह जरूरी नहीं कि जो बढ़ोतरी किसी और को मिले वही बढ़ोतरी आपको भी मिले, और यही कारण है कि आपको पूरा कंटेंट ध्यान से समझना होगा। अब तक पेंशन को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही रहा है कि रिटायरमेंट की तारीख, सेवा अवधि और योगदान के आधार पर पेंशन धारकों के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो संकेत और आदेश सामने आए हैं उनमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि किसी भी पेंशन धारक के साथ उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वह रिटायर हुआ हो, सभी के अधिकार समान माने जाएंगे। आपको यह भी जानना जरूरी है कि ईपीएस 95 से जुड़ी याचिकाएं कोई नई बात नहीं है। एक ऐतिहासिक फैसला भी आ चुका है जब वेतन सीमा को लेकर बड़ा निर्णय हुआ था, और उसी फैसले की वजह से आज एक बार फिर पूरे मामले को 3 जजों की पीठ के सामने दोबारा देखा गया, जहां अलग अलग याचिकाओं को एक साथ सुनकर यह तय किया गया कि पेंशन व्यवस्था में सुधार अब टाला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस फैसले के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी, क्योंकि पेंशन धारकों के बीच यही चर्चा सबसे ज्यादा है और यहीं पर बहुत से लोग भ्रम में भी हैं। इसीलिए यहां आपको साफ साफ समझना होगा कि पेंशन को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और यह वर्गीकरण आपके योगदान के वर्षों और वेतन सीमा के आधार पर किया गया है। अगर आपने ईपीएस 95 में 10 साल या उससे कम समय तक योगदान दिया है तो आपके लिए जो गणना सामने आ रही है वह मौजूदा 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर की गई है, और इस आधार पर आपकी पेंशन एक औसत स्तर पर तय की जाएगी जो पहले से बेहतर मानी जा रही है। हालांकि ये उन लोगों से कम होगी जिन्होंने ज्यादा वर्षों तक योगदान दिया है, लेकिन फिर भी यह पहले की तुलना में बढ़ोतरी ही मानी जाएगी। वहीं अगर आपने 15 से 20 या 25 साल तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है तो आपकी पेंशन की गणना अलग तरीके से होगी, और इस वर्ग में आने वाले पेंशन धारकों की पेंशन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा संतुलित मानी जा रही है, क्योंकि यहां सेवा अवधि का असर साफ दिखाई देता है, और जितने ज्यादा साल आपने योगदान दिया है उतनी ही आपकी पेंशन बढ़ती चली जाती है। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने लगभग 30 साल या उससे भी अधिक समय तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है, क्योंकि इन्हीं पेंशन धारकों की मांग सबसे ज्यादा मजबूती से उठती रही है कि उन्हें न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। और अब जो संकेत सामने आए हैं उनमें यह साफ हो रहा है कि लंबी सेवा देने वालों को अपेक्षाकृत कहीं बेहतर पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगी, बल्कि तय शर्तों के आधार पर ही दी जाएगी। इसके अलावा एक और अहम वर्ग वह है जिनके उच्च पेंशन विकल्प का चयन किया था, यानी जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया है। ऐसे पेंशन धारकों के लिए पेंशन की राशि और भी अलग होगी, और यह राशि उनकी अंतिम सैलरी और कुल योगदान वर्षों पर निर्भर करेगी, जिस वजह से कुछ मामलों में पेंशन राशि काफी अधिक भी हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा सिस्टम अभी सरकार और ईपीएफओ की अधिसूचना पर निर्भर करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों के बाद अब अंतिम क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार और संबंधित विभागों पर है, और जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी होगा उसी के आधार पर वास्तविक पेंशन राशि तय की जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले, भ्रम से बचें और यह समझ सके कि आप किस वर्ग में
आते हैं और आपको कितनी पेंशन मिल सकती है, तो इस वीडियो की को पूरा देखना आपके अपने हित में है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अक्सर गलत उम्मीदें और गलत फैसले करवा देती है और ईपीएस 95 जैसे संवेदनशील मुद्दे में यह गलती भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको धैर्य के साथ हर एक बात को सुनना और समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक योजना नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा विषय है जिनकी आमदनी का मुख्य सहारा रिटायरमेंट के बाद यही पेंशन होती है। और जब किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 10 साल, 15 साल, 25 साल या 30 से भी अधिक साल लगातार काम किया हो, तब यह तय करना कि उसे कितनी पेंशन मिलेगी सिर्फ गणित का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का प्रश्न बन जाता है। अब जिस बात पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है वो यह है कि क्या सभी पेंशन धारकों को एक समान बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, और इसका सीधा सा जवाब यही है कि नहीं, क्योंकि इस बार पेंशन बढ़ोतरी को एक ही तराजू से नहीं तोला गया है। बिल्कुल इसे सेवा अवधि, योगदान के वर्षों और वेतन सीमा के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, ताकि यह देखा जा सके कि किस व्यक्ति ने कितने समय तक सिस्टम में योगदान दिया और उसका वास्तविक हक क्या बनता है। आपको यह समझना होगा कि जिन पेंशन धारकों ने बहुत कम समय के लिए योगदान दिया था, उनकी पेंशन का ढांचा अलग रखा गया है, क्योंकि वहां योगदान की अवधि सीमित रही है। वहीं जिन लोगों ने 15 से 20 या 25 साल तक नियमित योगदान दिया, उनके लिए पेंशन की गणना में स्थिरता और निरंतरता को ज्यादा महत्व दिया गया है, ताकि लंबे समय तक सेवा देने वालों को अपेक्षाकृत बेहतर लाभ मिल सके। अब जैसे जैसे सेवा अवधि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पेंशन की राशि में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है, और यही कारण है कि 30 साल या उससे अधिक सेवा दे देने वाले पेंशन धारकों को लेकर अलग से चर्चा की गई है, क्योंकि इन लोगों की मांग सालों से यही रही है कि उन्हें न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन मिले, जिससे वे महंगाई के इस दौर में भी बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवन चला सकें। आपने शायद यह भी सुना होगा कि कुछ मामलों में पेंशन राशि बहुत ज्यादा बताई जा रही है और कुछ मामलों में अपेक्षाकृत कम। तो इसका कारण यह है कि जिन पेंशन धारकों ने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन विकल्प चुना था, उनके लिए गणना का तरीका पूरी तरह अलग है, क्योंकि वहां वेतन सीमा का प्रभाव कम हो जाता है और वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन तय की जाती है, जिससे कुछ मामलों में पेंशन राशि काफी अधिक निकलकर सामने आती है। यहां पर एक और अहम बात समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वह है भेदभाव खत्म करना। यानी यह साफ कहा गया है कि किसी भी पेंशन धारक के साथ सिर्फ इस आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता कि उसने किस समय रिटायरमेंट लिया, क्योंकि सेवा का मूल्य रिटायरमेंट की तारीख से नहीं बल्कि काम के वर्षों और योगदान से तय होता है। इसी सोच के तहत यह निर्देश दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर उनके अधिकार कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते। और यही बात इस पूरे फैसले को पहले के सभी अपडेट से अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। अब यहां एक सवाल और उठता है कि यह सब कब लागू होगा, क्योंकि आदेश आ जाना और उसका जमीनी स्तर पर लागू होना दोनों में फर्क होता है। और यही वजह है कि अभी तक पेंशन धारकों को पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं बताई गई है, क्योंकि अंतिम अधिसूचना सरकार और ईपीएफओ की ओर से आनी बाकी है और उसी के बाद यह तय होगा कि बढ़ी हुई पेंशन कब से खातों में दिखना शुरू होगी। लेकिन इतना साफ है कि अब मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया है, बल्कि यह सीधे उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुश्किल मानी जाती है। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय पर भेदभाव खत्म करने की बात कहता है, तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नीतियों और प्रक्रियाओं में भी बदलाव की जमीन तैयार करता है। यही कारण है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आपको सिर्फ अफवाहों या अधूरी खबरों पर भरोसा करने के बजाय पूरे संदर्भ को समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। किसी ने कम समय तक योगदान दिया है, किसी ने ज्यादा, किसी ने उच्च पेंशन विकल्प चुना है, किसी ने नहीं, और इन सभी बातों का असर आपकी अंतिम पेंशन राशि पर पड़ता है। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको एक सनसनीखेज खबर दिखाई जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप पूरे तथ्य समझ सके, अपनी स्थिति का आकलन कर सकें और यह जान सके कि आने वाले समय में आपको किस तरह की पेंशन की उम्मीद रखनी चाहिए।
चाहिए ताकि आप अपने भविष्य की योजना उसी हिसाब से बना सकें। और जैसे जैसे आगे की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, जैसे ही सरकार और ईपीएफओ की ओर से अंतिम सर्कुलर जारी होगा, उसी आधार पर तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए यह जरूरी है कि आप पूरे मामले को गहराई से समझें, वीडियो को अंत तक देखें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अपने पास रखें, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा यह फैसला सिर्फ आज की खबर नहीं है, यह आपके आने वाले वर्षों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है। और अब जरा ठहर कर सोचिए, क्योंकि यहीं से वह हिस्सा शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से पेंशन धारक सिर्फ यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि पेंशन बढ़ गई है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पेंशन बढ़ी या नहीं। असली सवाल यह है कि आपकी पेंशन किस नियम के तहत बढ़ेगी, किस श्रेणी में आप रखे जाएंगे और क्या आपको वही लाभ मिलेगा जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। यही कारण है कि इस पूरे अपडेट को ध्यान से समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधी जानकारी अक्सर उम्मीद तो बढ़ा देती है, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ी निराशा बन जाती है। अब यहां आपको यह समझना होगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो फैसला सामने आया है वह किसी एक रात में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे वर्षों की याचिकाएं, अदालतों की सुनवाई, सरकार और ईपीएफओ के बीच के तर्क और पेंशन धारकों की लगातार उठती आवाज शामिल रही है। हर बार कोई ना कोई तकनीकी कारण बताकर मामले को टाल दिया जाता था, कभी बजट का बहाना, कभी नियमों की व्याख्या, कभी पुराने सर्कुलर का हवाला। लेकिन इस बार स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि मामला सीधे उस बिंदु तक पहुंच चुका है जहां भेदभाव को गलत ठहराया गया है। आप यह भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 को लेकर खबरों की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि जैसे ही यह साफ हुआ कि पेंशन धारकों को उनकी रिटायरमेंट तिथि के आधार पर अलग अलग लाभ देना संवैधानिक रूप से सही नहीं है, वैसे ही पूरा ढांचा हिलने लगा। अब सवाल यह नहीं रहा कि किसे कितना देना है, बल्कि सवाल यह बन गया कि किस आधार पर कम या ज्यादा दिया जा रहा था। इसी वजह से पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति खुद पहचान सके। लेकिन ध्यान रखिए, यह बांटने का उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आपने सिस्टम में कितना योगदान दिया और उसके बदले में आपका वास्तविक हक क्या बनता है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कम सेवा अवधि दी थी, तो यह मान लेना कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पूरी तरह गलत है। आपके लिए भी पेंशन का प्रावधान है और वह पहले से बेहतर ही होगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि लंबी सेवा देने वालों की तुलना में वह कम रहेगा। और यही वह अंतर है जिसे समझना जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी ना रहे। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने 15, 20 या 25 साल तक लगातार योगदान दिया, उनके लिए यह फैसला कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहां सेवा अवधि का असर साफ दिखता है। यह वही वर्ग है जो अक्सर खुद को बीच में फंसा हुआ महसूस करता रहा है, ना तो न्यूनतम पेंशन की श्रेणी में पूरी तरह फिट और ना ही उच्च पेंशन विकल्प वालों में शामिल। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यह साफ है कि इस वर्ग को भी पहले से बेहतर संतुलन देने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिनकी सेवा अवधि 30 साल या उससे अधिक रही है। यही वह लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आवाजें उठाई, सबसे ज्यादा याचिकाएं दायर की और लगातार यह मांग करते रहे कि अगर उन्होंने अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद संघर्ष नहीं करना चाहिए। और अब जो दिशा निर्देश सामने आए हैं उनमें यह साफ झलकता है कि लंबी सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है कि सभी को एक समान राशि देना समाधान नहीं माना गया, बल्कि समाधान यह निकाला गया कि समानता का मतलब समान नियम होना चाहिए, ना कि समान राशि। यही वजह है कि पेंशन की गणना में योगदान और वेतन को आधार बनाया गया है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर हो रही है वह है उच्च पेंशन विकल्प। बहुत से लोग यह सुनकर हैरान है कि कुछ पेंशन धारकों को इतनी ज्यादा पेंशन कैसे मिल सकती है, लेकिन जब आप इसकी जड़ में जाएंगे तो पाएंगे कि यह सीधे सीधे उनके योगदान और वेतन से जुड़ा हुआ है। जिनके अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान किया उनके लिए नियम अलग है और यही कारण है कि उनकी पेंशन राशि भी अलग दिखाई देती है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उच्च पेंशन विकल्प हर किसी पर अपने आप लागू नहीं होता। इसके लिए पहले से विकल्प चुना होना, अतिरिक्त योगदान और नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए अगर किसी को ज्यादा पेंशन मिल रही है तो यह मान लेना कि सबको वही मिलेगी सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि यह सब कब जमीन पर उतरेगा, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। आदेश और फैसले अपनी जगह है, लेकिन जब तक ईपीएफओ और सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना नहीं आती तब तक पेंशन खातों में बदलाव दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि अभी आपको धैर्य रखना होगा और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना होगा। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। जब एक बार सर्वोच्च स्तर से यह कह दिया जाए कि पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए,
चाहिए तो उसके बाद सिस्टम को खुद को बदलना ही पड़ता है, भले ही उसमें समय लगे। इसीलिए यह वीडियो आपको डराने या झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है, ताकि जब अंतिम फैसला और सर्कुलर सामने आए तो आप यह समझ सके कि वह आपके लिए क्या मायने रखता है। और अब यहां एक बेहद अहम बात जिसे अक्सर कोई नहीं बताता, पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं होती, यह आपकी पूरी जीवन योजना को प्रभावित करती है। इसी के आधार पर आप तय करते हैं कि भविष्य में खर्च कैसे चलाना है, इलाज कैसे कराना है, परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करनी है। इसलिए इस फैसले का असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक रहेगा। इसीलिए आपको इस पूरे अपडेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा तय करने वाला मोड़ है। और जैसे जैसे आगे की जानकारी सामने आती जाएगी, जैसे जैसे सरकार और ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट नियम जारी होंगे, तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। तब तक के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि आप पूरी जानकारी रखें, अफवाहों से दूर रहें और हर अपडेट को समझदारी से देखें। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे हम उस हिस्से में जाएंगे जहां यह समझाया जाएगा कि कौन कौन से भ्रम फैलाए जा रहे हैं, किन बातों पर भरोसा करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना जरूरी है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा यह फैसला आपके लिए लाभदायक साबित हो सके, न कि सिर्फ एक अधूरी उम्मीद बनकर रह जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल ओके बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।